नीलम की माँ अनीता सुबह सुबह टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है और नीलम को आवाज देते हुए बोलती है। नीलम, ओ नीलम, कहाँ है तू? तेरी सुबह नहीं हुई क्या अभी तक? यहाँ देख, मेरा नाश्ता भी बन गया। अपनी माँ की आवाज सुनकर नीलम जल्दी से नीचे आती है और नाश्ता देखकर बोलती है। क्या माँ, आज फिर से आपने पराठे बना दिए? अरे नाश्ते में कभी कुछ अच्छा सा भी बना दिया करो, जैसे पाव भाजी, पोहा, आलू पूरी। रोज रोज ये पराठे बना देती हो आप। जो बना है ना वो चुपचाप से खा ले। तुझसे ये तो होता नहीं कि अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर दूं, बस ऑर्डर चलाने आ जाती है। अरे मेरी माँ, आपकी इकलौती लड़की हूँ मैं। आप मुझे खाना नहीं बनाकर खिलाओगी तो कौन खिलाएगा? अरे मैं तो तुझे बनाकर खिला रही हूँ, पर ससुराल में ना तुझे तेरी सास नहीं खिलाएगी। अरे बेटा, खाना बनाना सीख ले। कल को अगर ससुराल जाएगी तो ना जाने कितने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा तुझे। माँ देखो, ऐसा भी नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ बनाना नहीं आता। थोड़ा बहुत तो खाना बनाना जानती हूँ मैं। अरे हाँ जानती हूँ। रोटी के नाम पर तो टेढ़े मेढ़े नक्शे बनाती है तू, और सब्जी के नाम पर मसालों का तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ससुराल जाकर ना तू मेरी नाक कटवा देगी। अब सुन ले, कल से ना तू रोज मेरे साथ रसोई में खाना बनाने में मदद करेगी। आ गई बात समझ में? अच्छा ठीक है माँ, अब ये बताओ नाश्ता करूँ कि नहीं? हाँ कर ले। नीलम फटाफट से नाश्ता करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अनीता हर दिन अपनी बेटी को अपने साथ रसोई में खड़ा करके उसे खाना बनाने की पूरी जानकारी देती है, पर नीलम अपनी माँ की आधी बातें ही सुनती है और आधी यूं ही टाल दिया करती। कुछ वक्त बाद अनीता सुमित नाम के एक लड़के को नीलम का रिश्ते के लिए पक्का कर देती है। नीलम की होने वाली सास कविता अपने पति मोहन के साथ अनीता के घर आती है और उससे बोलती है। जी, हमें तो आपकी बेटी बड़ी ही पसंद है। बस आप इतना बता दीजिए, आपकी बेटी रसोई तो संभाल लेती है ना? जी हाँ, मेरी बेटी ना रसोई का सारा काम जानती है, सारी चीजें बना लेती है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सके। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर देरी किस बात की? जल्दी से मुंह मीठा करवा दो और रिश्ता पक्का कर दीजिए। मोहन की बात सुनकर दोनों समधन आपस में मुंह मीठा करवाती हैं और एक दूसरे से गले लगकर रिश्ते को पक्का कर देती है। कुछ महीनों में पूरे रीति रिवाज के साथ नीलम और सुमित की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन नीलम जल्दी से नहा धोकर तैयार होती है और हॉल में पहुंचती है जहां सारे लोग बैठे हुए थे। तभी नीलम अपनी सास से कहती है। मुझे तो लगा था कि सारे मेहमान चले गए हैं, पर अभी तो घर मेहमानों से भरा हुआ है। बेटा, मेहमान तो चले गए हैं। तो फिर ये सब लोग कौन है? अरे ये मेहमान थोड़ी ना है, ये तो तेरा परिवार है, तेरा ससुराल है। ये तेरी 3 जेठानियां हैं, ये तेरे 3 जेठ हैं, ये तेरी 2 कुंवारी नंद है। और आज तुझे इन सब के लिए खाना बनाना है जो इनकी फरमाइश का हो। और हाँ, जो ये फरमाइश करे वो सारी चीजें तुझे बनानी पड़ेंगी आज। जी माँ जी, ठीक है। हे भगवान, ये क्या कयामत हो गई? आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। इतने सारे लोगों का खाना। मैं तो खाना बनाने में इतनी परफेक्ट भी नहीं हूँ। कहीं मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो ये सारे लोग मुझे सुना कर ही मार डालेंगे। अरे बहू, क्या सोचने लगी? चल एक काम कर, आज तो सबके लिए उनकी पसंद के पराठे बना दे, फिर बाकी का बाद में देखेंगे क्या बनाना है और क्या नहीं। जी ठीक है, बना देती हूँ। मेरे लिए ना गोभी के पराठे बना देना, पर हाँ तीखे मत रखना। और मेरे लिए चीज और कॉर्न वाला पराठा बना देना और थोड़ा चीज ज्यादा डाल देना। मेरे लिए ना चने की दाल वाला पराठा बना देना, मुझे बहुत पसंद है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। और कम से कम 5 पराठे तो बना ही देना मेरे लिए। और भाभी, मेरे लिए और छोटी के लिए ना आप प्याज वाले पराठे बना देना। 5 मेरे लिए और 5 छोटी के लिए। इतने तो हम आराम से खा लेती है, बाकी दोपहर में खा लेंगे कुछ अच्छा सा। अभी तो फिलहाल हम यही खा लेंगे। ऐसे एक एक करके सभी लोग नीलम को अपनी पसंद के पराठों की लिस्ट देते हैं। बेचारी नीलम ये सब कुछ देखकर और सुनकर तो उसके पसीने ही छूट जाते हैं। जैसे तैसे करके वो वहां से जाती है और सभी के पसंद के पराठे बनाने शुरू करती है। सुबह 6 बजे से लेकर सभी लोगों के पराठे खाने का कार्यक्रम चल रहा होता है। आखिरकार सभी को पराठे खिलाने के बाद नीलम जैसे ही थाली में अपने लिए पराठा परोसकर सोफे पर बैठती है, तभी उसकी सास वहां पर आती है और बोलती है। नाश्ता तो हो गया और पराठे भी बहुत स्वाद थे। अब तू एक काम कर, सभी के लिए ना दोपहर के खाने की तैयारी कर ले। मैं तुझे बता देती हूँ सबकी क्या क्या पसंद है। मेरे और तेरे पिताजी के लिए दाल चावल बना दे,
तेरी 2 छोटी नंद के लिए राजमा चावल बना दे और बाकी तेरे जेठ जेठानियों के लिए छोले पूरी रायता ये सब बना दे। और हाँ, हलवा भी बना लियो। चल मैं जाती हूँ, अब तू सही से खाना बना ले सारा। इतना कहकर कविता चली जाती है। बेचारी नीलम के हाथों में निवाला ज्यों का त्यों रह जाता है और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। कैसे 50 पकवान खाने वाले ससुराल है मेरा, पर किसी की एक से बढ़कर एक डिमांड है। अरे शादी करने से अच्छा तो मैं किसी ढाबे पर नौकरी करने लग जाती। कम से कम इतना सारा खाना बनाने के मुझे पैसे तो मिल जाते। सुबह से मैं अब जाकर खाना बनाकर फ्री हुई थी और अब फिर से खाना बनाने लग जाऊं। माँ सही कहती थी, खाना बनाना कोई आसान बात नहीं है। बेचारी नीलम अपनी थाल में परोसा हुआ खाना यूं ही छोड़कर सभी के लिए दोपहर के खाने में तैयारियों में लग जाती है। हर किसी की पसंद का खाना बना देती है, जिस बात से नीलम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही उसके साथ रात को भी होता है और इस बीच में नीलम की कोई भी जरा सी मदद नहीं करता। रात को थकी हारी नीलम जैसे ही कमरे में पहुंचती है, तभी सुमित नीलम को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, अरे नीलम, सुबह से कितना बिजी हो तुम, एक पल भी तुम मेरे पास नहीं आई। चलो अब तो आ गई हो, अब तो मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। अजी दूर हो जाओ मुझसे। देखो मेरे अंदर ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, शादी हुई है हमारी, तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी से थक गई क्या तुम? अरे थकू नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे परिवार वाले एक बार में 50-50 चीजें बनवाते हैं मुझसे। मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ। इन सबको खाना खिलाने के चक्कर में मैंने सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया। मेरे पेट में इतनी जोरों से चूहे कूद रहे हैं। जाओ ना, जाकर किचन से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, फिर कर लेना मुझसे जितना प्यार भी करना है तुम्हें। नीलम की बात सुनकर सुमित रसोई में जाता है और सारे बर्तन उलट पुलट करके देखता है। उसे केवल एक आधी रोटी और 2 चम्मच सब्जी ही मिलती है, जिसे वो थाली में परोसकर नीलम के पास लाता है और उसे देते हुए बोलता है, नीलम, रसोई में बस यही खाना बचा था, यही खा लो ना। क्या इतना सा खाना? हे भगवान, सुबह से लेकर रात तक में मैंने इतना सारा खाना बनाया है और मेरी बारी में मुझे बस ये आधी रोटी और 2 चम्मच सब्जी मिल रही है। जाओ जाकर मेरे लिए बाहर से कुछ खाना ले आओ। अरे पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, भूखी रहूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझता हूँ, लेकिन इस वक्त में मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। वक्त तो देखो, रात के 12 बज रहे हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी है तुम उसी को खा लो और अपना पेट भर लो। भूख से बौखलाई नीलम उस आधी रोटी और 2 चम्मच सब्जी से अपने पेट को सहारा देकर आराम से सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब हर दिन नीलम को अपने ससुराल वालों की पसंद के 50-50 पकवान तीनों टाइम पकाने पड़ते, जिस वजह से ना तो नीलम टाइम से खाना खा पाती और ना ही आराम कर पाती। ऐसे एक दिन नीलम को तेज बुखार होता है और वह सुबह का नाश्ता नहीं बना पाती। तभी कविता गुस्से में उसके कमरे में जाती है और उससे बोलती है, क्या बात है बहू, आज बिस्तर छोड़ने का इरादा नहीं है क्या तेरा? अरे ऐसे भैंस की तरह बेड पे क्यों पड़ी है? चल जल्दी उठ, नाश्ते का टाइम हो रहा है और अभी तक तूने कुछ बनाया ही नहीं है। माँ जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे आज काम नहीं होगा। आप जेठानी जी से कह दो, वो नाश्ता बना लेंगी। मुझे सलाह मत दे बहू कि मुझे किससे काम करवाना है और किससे नहीं। अरे तेरे माँ बाप से हमने 1 रुपए दहेज का नहीं लिया है, क्योंकि हमारे घर में हमें समय पे खाना मिल जाए, बस इसलिए हम तुझे लेकर आए हैं। जो हम तुझे बता देते हैं। अब तुझे बुखार हो, आंधी है, तूफान है, जो मर्जी हो, खाना तो तुझे बनाना पड़ेगा। मतलब बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ जी, आप एक औरत होकर इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हो? कम से कम इतना तो आप मुझे समझ ही सकती हो। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे के अंदर सभी के लिए नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, वरना अपना बैग उठाओ और अपने मायके निकलो और सारा जीवन वहीं रहना। यहाँ तुम्हारा कोई बसेरा नहीं होने वाला। इतना बोलकर कविता वहाँ पर धमकती हुई चली जाती है और बेचारी नीलम की हालत बुखार में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे उठकर रसोई में जाती है और गिरती पड़ती सभी के लिए नाश्ता बनाती है। नीलम की ऐसी हालत देखकर भी किसी को उस पर तरस नहीं आता और बेचारी बीमारी की हालत में भी ऐसे ही काम करती है। रात को जब नीलम अपने कमरे में पहुंचती है तो वो बेहोश हो जाती है। सुमित वहाँ पर आता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नीलम, नीलम क्या हो गया तुम्हें? अरे उठो, ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हो? नीलम, हे भगवान, इसका बदन तो बुखार से पूरे तरीके से तप रहा है, इसे जल्दी से अस्पताल लेके जाना होगा। सुमित की आवाज सुनकर सभी घर के सदस्य उसके कमरे में आते हैं। तब बेहोश नीलम को देखकर कविता बोलती है, अरे सुमित, क्या हो गया बहू को? पता नहीं माँ, मैं कमरे में आया तो नीलम ऐसे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी।
इसका बदन बुरे तरीके से तप रहा है। माँ, हमें इसे अस्पताल लेके जाना होगा। सुमित अपनी माँ के साथ नीलम को अस्पताल लेकर पहुँचता है, जहाँ डॉक्टर नीलम का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, जी देखिए, आपकी बहू की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है और उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा काम करती है, आराम नहीं करती, और ये शायद खाना भी बहुत कम खाती है, और इसी की वजह से इन्हें बुखार आ गया और चक्कर आ रहे हैं। देखिए, आप जितना हो सके अपनी बहू पर ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए ये खाना समय पर खाए। डॉक्टर की बात सुनकर कविता और सुमित हाँ में हाँ मिला देते हैं और कुछ देर बाद नीलम को घर लेकर आ जाते हैं। अगली सुबह फिर से नीलम 50 पकवान खाने वाले ससुराल वालों के लिए गधे घोड़े की तरह रसोई में काम करने के लिए लग जाती है। ऐसे ही अगले दिन नीलम अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें सब कुछ बताते हुए बोलती है, माँ, अगर मैं ऐसे ही खाना बनाती रहूंगी ना तो एक दिन खाना बनाते बनाते मेरी मौत हो जाएगी। मैं मानती हूँ कि मैंने कभी भी आपकी बातों पर गौर नहीं किया, लेकिन अब तो मैं इतने सारे लोगों को और उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, फिर भी यहाँ पर कोई मेरी कदर नहीं करता। सुबह से लेके शाम तक मेरा सारा दिन बस खाने में ही निकल जाता है। माँ, नीलम इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और नीलम के हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक देती है। बेचारी का फोन चकनाचूर हो जाता है। तभी कविता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, बढ़िया, ये अपनी माँ को चुगली करने वाली। तेरा काम खाना बनाना है तो खाना बनाना, जुबान क्यों चला रही है? और अगली बार से अगर तूने अपनी माँ को फोन करके कुछ भी बताया ना तो तेरी तो खैर नहीं है। मैं तो तुझे कढ़ाई में पकोड़े की तरह तल दूंगी, याद रखियो। कड़वी बातें बोलकर कविता तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नीलम की माँ को उसकी बहुत चिंता होने लगती है। वो बार बार अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ नीलम की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। ऐसे एक दिन जब कविता नीलम को खाना बनाने के लिए बोलती है, तब नीलम गुस्से में बोलती है, नहीं बनाऊंगी मैं खाना। अरे माना कि मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ। आप सभी की सेवा करना, रसोई घर संभालना मेरा फर्ज है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आप सभी लोगों के लिए अकेले खाना बनाती रहूं। अरे आप इतने सारे लोग हैं, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती मुझसे अकेले खाना बनवाते हुए? सारा दिन बस खाना बनाती रहूं। ऊपर से आप सभी लोग एक खाना नहीं खाते। आप सभी के लिए मुझे अलग अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर चाहे वो खाना आधे से ज्यादा कूड़ेदान में ही क्यों ना डालना पड़े। आज से मैं आप लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने करती हूँ मैं। सुनो बहुओं, आज इसे अच्छे से सीधा करते हैं। कविता की बात सुनकर तीनों बड़ी बहुएं हाथों में डंडा लेकर नीलम को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं, क्योंकि नीलम लगातार काम करने और समय पर खाना ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। इस वजह से वो ज्यादा मार नहीं झेल पाती और अपना दम तोड़ देती है। तब नीलम की माँ वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को मरा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अनीता की माँ बिना किसी देरी के नीलम के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाती है, जिसके बाद उसके ससुराल वालों को जेल हो जाती है और आखिरकार 50 पकवान के चक्कर में नीलम की बलि चढ़ जाती है।